हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। दिस इज महक पंजवानी। हम लोग एनसीईआरटी फॉर नीट सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। द लिविंग स्टेट पढ़ रहे हैं। द लिविंग स्टेट के बारे में देखिए, अभी तक आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गई हैं। So at this level, you must understand that the tens and thousands of chemical compounds in a living organism, these are known as metabolites. Metabolites क्या है? केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? जो एकदम ही जरूरी हैं, जो बनेंगे ही बनेंगे और जिनको बनाने की इच्छा थी। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये किसी केमिकल रिएक्शन के में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होने वाले सबस्ट्रेट नहीं होंगे। ये बन गए हैं और हमें अभी तक नहीं पता कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। हमने आज बहुत सारे अजम्पशंस लगाए हैं कि डिफेंस के लिए हो सकता है, अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है, या बहुत सारी चीजें इस तरीके से। तो मेटाबोलाइट्स जो है वो क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन्हें कहा जाता है, या फिर बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या है ये मत भूलो। बायोमोलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग वर्ल्ड। मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग वर्ल्ड, दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वैरी करता है, ठीक है। ब्लड में कितना मिलेगा, सेल में कितना मिलेगा। जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो एक सामान्य इंडिविजुअल में पर लीटर ब्लड में 4.2 मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज से 6.1 मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज होता है पर लीटर ऑफ ब्लड। हाउ मच ब्लड वी हैव? पर लीटर ऑफ ब्लड लिख देती हूँ। वी हैव अबाउट 5 to 6 liters of blood, राइट। और वही हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स जो प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट्स में। ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। इसीलिए इनकी संख्या क्या होती है? बहुत ही कम होती है। दे आर प्रेजेंट इन नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। बायोलॉजिकल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्टेडी स्टेट बना करके रखते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट में रहते हैं। The biomolecules are in a metabolic flux. Biomolecules are maintaining a metabolic flux. So यहाँ पर देखिए, all living organisms they exist in a steady state which is characterized by concentration of each of these biomolecules. These biomolecules are in a metabolic flux. कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर के जाएगी, और स्टेडी स्टेट जो है वो क्या होता है? नॉन इक्विलिब्रियम की अवस्था होती है, और इसी अवस्था को लिविंग अवस्था या फिर लिविंग स्टेट कहते हैं, ठीक है। लिविंग स्टेट क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम वाला स्टेडी स्टेट है, जिसके पास क्षमता होती है वर्क परफॉर्म करने की। ये वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या कोशिश करता है? हम एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कोशिश करते हैं? हम एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में ना चले जाएं। हम हमेशा इक्विलिब्रियम में, हमारा एज ए लिविंग प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो सब एक ही कोशिश कर रहे हैं कि हमें इक्विलिब्रियम में नहीं जाना। हमें कैसे रहना है? हमें नॉन इक्विलिब्रियम में रहना है। हमें कैसे रहना है? हमें स्टेडी स्टेट में रहना है, तभी हम लिविंग रहेंगे। So living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. And this can be done by energy input. इसके लिए आपको बहुत सारी मात्रा में एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? बॉडी को एनर्जी मिलती है बाय द प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन। तो मेटाबॉलिज्म इज taking place for the production of energy. Hence, the living state and metabolism are synonymous. एक मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं।
तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर आपके पास बन गया वो ये है, steady state non equilibrium is equals to living state is equals to work is equals to metabolism for energy, right? तो इसको आप एकदम, ये वाला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया, दिस इज ऑल सम अप ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. एंड व्हाट इज लिविंग स्टेट? दिस वी ऑलरेडी नो. लिविंग प्रोसेस क्या है? इट इज एन एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम. कैसे? एनर्जी इनपुट के द्वारा. एनर्जी कहाँ से आएगी? मेटाबॉलिज्म के द्वारा आएगी. तो अब देखो, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है ताकि हम एनर्जी बना सके. एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम ये कोशिश कर सके कि हम इक्विलिब्रियम में ना जाएं. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू मेंटेन स्टेडी स्टेट. दैट इज ऑल, राइट? मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है? एनर्जी के लिए. एंड एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम स्टेडी स्टेट में बने रहें. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एंजाइम्स. एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे अभी. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. एंजाइम्स बाय नेचर क्या होते हैं? एंजाइम्स बाय नेचर सारे के सारे प्रोटीन होते हैं. तो आपको प्रोटीन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मालूम है? देखो, मैं आपको यहाँ पर रिकॉल कराती हूँ. प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, राइट? प्रोटीन किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड का बना हुआ है. तो एंजाइम किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड का बना हुआ है. इनमें बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होते हैं? इनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होता है, तो एक्सेप्शन मिलेगा आपको. सारे एंजाइम्स प्रोटीन है. प्रोटीन से पूछा बड़े होके क्या बनना है? सब प्रोटीन बोले हमें बड़े होके एंजाइम बनना है. नहीं, कुछ प्रोटीन कुछ और भी बनते हैं, कुछ प्रोटीन कुछ और भी बनेंगे, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनता है. लेकिन वही न्यूक्लिक एसिड से पूछा गया बड़े होके आपको क्या बनना है? तो सारे के सारे बोले हमें जेनेटिक मटेरियल बनना है, आरएनए डीएनए बन जाएंगे हम लोग. लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने बोला हमें क्या बनना है? एंजाइम बनना है. लेकिन बहुत रेयर थे, इसीलिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बोलते हैं. बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. But all proteins are not enzymes. Okay. One can जो न्यूक्लिक एसिड बिहेव करता है उस एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए से बनता है, राइट? एंजाइम को आप लाइन डायग्राम से डिपिक्ट कर सकते हो. एंजाइम किसी भी प्रोटीन की तरह उसके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है प्रोटीन का. An enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure. उसके पास secondary structure और tertiary structure होता है. जब आप tertiary structure पर देखते हो तो आप नोटिस करोगे कि एंजाइम एक्चुअल में ये प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड हो गया था पूरा, और उसने क्या बनाया है? tertiary structure तो बना दिया है. This is the tertiary structure of enzyme, and this tertiary structure of enzyme has pockets. और इन पॉकेट्स को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं. These pockets are known as active site. एक्टिव साइट की काम क्या होता है? एक्टिव साइट इज द एरिया or the crevice or the pocket where substrate fits. जहां पर जाकर सबस्ट्रेट क्या हो जाता है? फिट हो जाता है. ठीक है. तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पर फिट होने के बाद क्या करेगा? सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर बैठ तो गया. अब क्या होने वाला है? अब आगे की प्रोसेस ये होगी कि यहाँ पर एक मिनट ना, प्रोटीन वीडियो कैम से ब्लॉक हो रहा होगा ना सम पार्ट, तो आप ये कॉपी कर लीजिएगा. ऐसे लिखा हुआ है साइड पे. यस, गेटिंग बैक टू हियर. पॉकेट एक्टिव साइट है, वहां पर जाकर क्या होगा? सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा. तो एंजाइम का काम ये होता है कि अपनी एक्टिव साइट की मदद से वो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं बहुत ज्यादा तेज रेट पे. एंजाइम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफर करते हैं. कैसे डिफर करते हैं? तो एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है. एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है. और ये डिफर करते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बिकॉज ये लोग जो है ये अनस्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर.
वही इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं होते अनस्टेबल. ओके, सो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लेकिन एंजाइम क्या है, दे गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर आपको कोई रिएक्शन कराना है और आप बोलोगे कि मुझे ऐसा एंजाइम चाहिए जो ज्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करे, तो जैसे आपको मालूम है कि एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, तो आप ये एंजाइम निकाल लो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो गर्म जगह पर रहता है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल एक मिनट, या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है थर्मस एक्वाटिकस. ठीक है, ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, इससे हम लोग एंजाइम निकालते हैं और वो एंजाइम जो है स्टेबल होता है, या फिर हम कहें थर्मोस्टेबल होता है. लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे कि हॉट वेंट, सल्फर स्प्रिंग एक्सेट्रा, ये स्टेबल होते हैं और अपना कैटालिटिक पावर इनका रिटेन रहता है हाई टेम्परेचर पर भी. तो थर्मल स्टेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उस एंजाइम की जो हमें मिला है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से. ओके, लेट्स टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन. अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे एंजाइम को समझने के लिए. केमिकल कंपाउंड जो है वो दो प्रकार के चेंज अंडरगो करते हैं. फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. सो व्हाट इज फिजिकल चेंज? चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसे फिजिकल प्रोसेस कहते हैं. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, अगेन फिजिकल प्रोसेस. आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, वाटर बिकम्स वेपर, ये सब फिजिकल प्रोसेस है. वही लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नया प्रोडक्ट बनता है जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट से डिफरेंट है, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रोसेस. जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव बेरियम सल्फेट, ये एक प्रकार का इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है. वैसे ही दूसरा रिएक्शन मैं आपको बताऊं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा और ग्लूकोज मिलेगा. ये क्या रिएक्शन है? ये एक प्रकार की ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है. रेट यानी कि गति या फिर दर जो है किसी केमिकल रिएक्शन की, रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस refers to the amount of product formed per unit time. कितना प्रोडक्ट बना कितने समय में, समय बदल गया, T1 से T2, T0 नहीं होता, टाइम तो जीरो होता नहीं है, T1 से T2, this change is delta T, T2 minus T1. ठीक है, और प्रोडक्ट जो था पहले आपका जीरो था, तो प्रोडक्ट जीरो से प्रोडक्ट कुछ बना, और डेल्टा P विल बी P1 minus P0, और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे so that gives you the rate. रेट क्या है? रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई किया जाए तो. अब रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले पैरामीटर क्या होते हैं? रेट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर. और ये कैसे अफेक्ट करता है कि रेट जो है वो डबल हो जाता है या डिक्रीज बाय हाफ अगर 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा. यानी कि मान लो अभी टेम्परेचर है कुछ T1, इसमें आपने T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया या T1 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो रेट अभी जो रेट 1 है ये रेट होगा, या तो रेट डबल हो जाएगा 2 टाइम्स, एक सेकेंड, इनटू 2 लिख देते हैं, ट्वाइस, टू टाइम्स और हाफ, लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज द रूल कि किस तरीके से अफेक्ट होता है ये. कैटलाइज रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो उनका रेट जो है वो ज्यादा तेज होता है. कैटलाइज रिएक्शन आर फास्टर देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. जब आप एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो रेट जो है वो बहुत ज्यादा तेज होगा. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन जो ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में भी होता है.
Carbon dioxide and water reacts in the presence of enzyme carbonic anhydrase and we get carbonic acid. हमें क्या मिलता है? Carbonic acid मिलता है. In the absence of any enzyme, this reaction is very slow. अगर कोई enzyme absent है, ठीक है, तो ये reaction बहुत धीरे होता है. कितना धीरे होता है? 1 hour में about 200 molecules का conversion होता है in 1 hour. But अगर enzyme present है, if enzyme is present, so about 6 lakh molecules are transformed in 1 second. यानी कि रिएक्शन की रेट कितनी बढ़ गई एंजाइम होने की वजह से? रेट वाज इंक्रीज्ड 10 million times. बढ़ गया, राइट? तो इतना ज्यादा एंजाइम हाई लेवल पे जो है वो रेट को इंक्रीज करता है. There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. Uni-step reaction और multi-step reaction में यही अंतर होता है. जब हम uni-step कहते हैं उसका मतलब है single step, single enzyme, single enzyme. But multi-step का मतलब each step has different enzyme. Okay. For example, हम लोग देखिए ग्लूकोज, pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid we are going to obtain from 1 molecule of glucose, C6H12O6, and 2 molecules of pyruvic acid, C3H4O3. We obtain. यहाँ पर कितने steps involve होते हैं? 10 steps involve होते हैं. तो 10 steps मतलब 10 अलग-अलग enzymes involve होती है. How do enzymes bring about such high rates of chemical conversion? कैसे ये process take place करती है? इसे समझने के लिए हमें एंजाइम को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा. एक्टिव साइट समझ गए हैं. केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू अ रिएक्शन. द केमिकल व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट उसे कहते हैं सबस्ट्रेट. एंजाइम क्या करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबस्ट्रेट को बाइंड करना पड़ेगा एंजाइम के एक्टिव साइट पर. सबस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा? डिफ्यूज करना पड़ेगा एक्टिव साइट पर और उसके बाद बनेगा एक ES कॉम्प्लेक्स. ये ट्रांजिएंट होता है यानी कि क्षणिक होता है, बहुत थोड़े समय के लिए बनेगा लेकिन हमेशा बनेगा जरूर, इसीलिए कहते हैं कंपल्सरी होता है. ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. और इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए ना आप ये समझ लो, देखो पहले तो रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. नेचर मतलब हम कह रहे हैं नेचर में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो दो प्रकार के कैटेगरी में आप उनको बांट सकते हो. स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होंगे जिन्हें आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जिन्हें आपको एनर्जी देनी पड़ती है. राइट? एंजाइम के केस में ऐसा है कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना है और उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. सो दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज फॉर द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट. कहां पहुंचने के लिए? ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने के लिए. Very soon after the bond breaking making is completed, product release हो जाता है. In other words, the structure of the substrate gets transformed into the structure of the product. ये पाथवे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर से होके गुजरता है. अंतर ये है कि जब एंजाइम होगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी. राइट? वो एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले देनी पड़ रही थी उससे अब कम देनी पड़ेगी. इस रिएक्शन के बीच में बहुत सारे ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो सारे स्टेट्स अनस्टेबल रहे होंगे. इसीलिए रिएक्शन हमेशा ये कोशिश करता है कि वो कहाँ पहुंच जाए? प्रोडक्ट तक पहुंच जाए. ठीक है, किसी ना किसी तरीके वो प्रोडक्ट तक अचीव कर सके. स्टेबिलिटी एनर्जी स्टेटस से रिलेटेड होती है. जैसे सपोज करो आपने आपके पास अभी बहुत ज्यादा एनर्जी है तो आप उछल कूद मचा रहे हो. आप उछल कूद मचा रहे हो, एक जगह पे बैठे नहीं हुए हो, मतलब आपके पास जब एनर्जी ज्यादा होगी तो आप लेस स्टेबल हो, और जब आपके पास एनर्जी कम होगी
तब आप मोर स्टेबल हो, ठीक है। So it is related to the energy status of the molecule or the structure. Y axis यहाँ पर represent करता है potential energy, this one. X axis represents the progress of the reaction or the whole progress जिसको हम लोग कह रहे हैं potential energy, progression of the state through the transition state. आप दो चीजें नोटिस करिए, पहला सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल। तो प्रोडक्ट नीचे है, कहने का मतलब ये है कि सबस्ट्रेट हाई एनर्जी पर है और प्रोडक्ट लो एनर्जी पर है, राइट, लो एनर्जी पर है। सबस्ट्रेट ज्यादा एनर्जी पर है और प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है, तो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी निकल गई। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसका उल्टा होगा, सबस्ट्रेट नीचे होगा और प्रोडक्ट ऊपर होगा, यानी कि सबस्ट्रेट इज एट लो एनर्जी एंड प्रोडक्ट इज एट हाई एनर्जी, इसका मतलब क्या है, हमने एनर्जी दी तभी तो प्रोडक्ट इतना ऊपर पहुंचा। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, one need not supply energy by heating in order to form the product. जरूरी नहीं है कि हमें एनर्जी देनी पड़े हीटिंग के द्वारा। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, राइट। एक्सोथर्मिक प्रकार की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रकार की रिएक्शन में आती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रकार की रिएक्शन में आती है, लेकिन दोनों ही केस में हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। One need not supply energy in order to form the product. However, whether it is exothermic or spontaneous or endothermic or energy acquiring, the S has to go through a much higher energy state. क्योंकि वो higher state achieve करना है, transition state achieve करना है, तो दोनों के केस में ही हमें कुछ मात्रा एनर्जी देनी पड़ती है। मैम तो यहाँ तो कंफ्यूजन हो जा रहा है। अब समरी सुनो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में सुनिए। मैंने कहा कि दोनों रिएक्शन में हमें क्या करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे भी मैंने आपको एनर्जी दी, यहाँ पर भी मैंने आपको एनर्जी दी, मान लीजिए 10, मैं यूनिट नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, इसको इजी करने के लिए। दोनों में मैंने एनर्जी दी, लेकिन एक्सोथर्मिक ने मुझे वापस 60 एनर्जी दी, अमाउंट में बता रही हूँ मैं, कितना दी, 60 एनर्जी। लेकिन एंडोथर्मिक वाले ने हमें इतनी एनर्जी नहीं दी, बल्कि क्या हुआ, वो 10 उसने पूरी कंज्यूम कर ली, ठीक है। तो इसीलिए एक्सोथर्मिक क्या करता है, रिएक्शन होती है जब एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी टेकन इन, राइट। डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट, तो हम क्या करते हैं, इस एवरेज एनर्जी कंटेंट का जो डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट को हमने क्या किया, एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लगी उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बस एंजाइम का काम क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी पहले जितनी लग रही थी वो कम करते हैं। मतलब पहले आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ रही थी, बहुत सारी एनर्जी बार बार देनी पड़ रही थी, तब जाकर रिएक्शन होता था, पर एंजाइम ने ये काम आपका आसान कर दिया, राइट। समराइज वाले पॉइंट को समझिएगा आप, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बेसिकली दोनों में ही एनर्जी देते हैं, लेकिन एंडोथर्मिक एनर्जी ज्यादा लेता है और एक्सोथर्मिक जितनी लेता है उससे ज्यादा वो रिलीज कर देता है, ये अंतर होता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। सो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced, जिसे ES complex कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये ज्यादा समय के लिए रहता नहीं है, लेकिन ये जरूर बनेगा, इसीलिए कहते हैं ट्रांजिएंट है और मैंडेटरी है, कंपल्सरी। Okay, the complex is short-lived and dissociates into its product P, and the unchanged enzyme E is then released from here. ES complex का बनना कैटालिसिस के लिए बहुत ही important होता है। कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं,
पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड करेंगे, एक्टिव साइट में फिट होगा सबस्ट्रेट, फिर इस बाइंडिंग की वजह से सबस्ट्रेट का शेप जो है वो धीरे धीरे चेंज होगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री शेप अटेन कर सके, कॉम्प्लीमेंट्री शेप अटेन कर सके। कौन दोनों? एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री शेप अटेन कर सके। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम अब बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है सबस्ट्रेट के, वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक करता है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम का काम होता है वो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड क्या है, ब्रेक करता है, और क्या करता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। Then they are separated. The enzyme releases the products of the reaction. Free enzyme is now ready to bind to another substrate molecule. मैं आपको एक चीज बता दूं, enzyme has more than one active site. एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स क्या होती है उसके पास प्रेजेंट होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure. मतलब अगर आप एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ जाएगा। पहले फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है पीएच। एंजाइम जो है वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर अच्छा काम करती है, एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पर अच्छा काम करती है। हर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच पर जिसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। इतना पीएच होगा तो सबसे अच्छे से काम करेगा, ऑप्टिमम पीएच। इतना पीएच हो, इतना टेम्परेचर होगा तो सबसे अच्छे से काम करेगा, तो उसे कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टाइम ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम पीएच होता है 7, दैट इज न्यूट्रल। और अगर कम हो गया इससे, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया या फिर पीएच कम हो गया, तो एंजाइम का एक्टिविटी कम होने लगता है। और अगर ज्यादा हो गया तो एंजाइम्स डीनेचर होने लगता है, राइट? लो टेम्परेचर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर preserves enzyme in inactive state, and high temperature destroys enzyme, यानी कि उसे कहते हैं denaturation. Okay, so because proteins are denatured by heat, बस इसीलिए। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट पीएच पर। जैसे ये ऑप्टिमम पीएच है तो एंजाइम की एक्टिविटी आप देखो धीरे 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 एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। ऑप्टिमम पीएच पर इसकी एक्टिविटी अच्छी खासी बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद पीएच कम होने के साथ एंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्लाइन करती है। सेम चीज एक्ट्स फॉर टेम्परेचर आल्सो। टेम्परेचर बढ़ने के साथ जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन वैसे टेम्परेचर कम होने पर एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तीसरा फैक्टर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, 3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है पीएच, तीसरा फैक्टर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाओगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन अप टू अ सर्टेन पॉइंट एक समय के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। उसका कारण ये है कि जितनी भी एक्टिव साइट है सब फुल हो गई है। अब जितनी भी एक्टिव साइट है वो फुल हो गई है, यानी हमारे पास एक भी खाली एक्टिव साइट नहीं है। तो अगर एक भी खाली एक्टिव साइट नहीं है तो सबस्ट्रेट आके बाइंड कैसे करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो वो वेलोसिटी जब अब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही है और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर रहे हैं, उसे कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। उसकी हाफ वेलोसिटी होती है वी मैक्स हाफ, और उस समय पर जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे कहते हैं Km, which is Michaelis constant. Michaelis constant is the substrate concentration at Vmax half or half the maximum velocity.
जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, वेलोसिटी पहले बढ़ती है, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचती है, फिर कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो है वो लिमिटेड है, एंजाइम पर एक्टिव साइट लिमिटेड। अगला जो बात है वो समझिएगा, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द इनहिबिटर। अगर किसी केमिकल के बाइंड करने की वजह से एंजाइम का काम रुक जाता है तो उसे कहते हैं इनहिबिशन। ये दो प्रकार का होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर किसके जैसा दिखता है, सबस्ट्रेट के जैसा दिखता है, और इसीलिए कहां पर बाइंड करता है, जहां पर सबस्ट्रेट को बाइंड करना था, बाइंड टू एक्टिव साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें अगर, तो इनहिबिटर किसके जैसा दिखता है, सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है, अगर उसके जैसे नहीं दिखता, उसको रिजेंबल नहीं करता है, ये बाइंड करता है दूसरी जगह पर जिसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। When the inhibitor closely resembles the substrate and inhibits, it is known as competitive inhibitor। क्योंकि ये बहुत ही closely structurally similar होता है, inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site, यानी कि active site, और इसीलिए सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता और एंजाइम का काम जो है वो रुक जाता है। इसका एग्जांपल है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम है जो किसके साथ बाइंड करता था, सक्सिनेट के साथ बाइंड करता था, लेकिन क्या हुआ, उसके जैसा दिखने वाला इनहिबिटर है मैलोनेट, जो अब सक्सिनेट को बाइंड नहीं करने देता है। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम यूज करके हमने क्या बनाया, सल्फा ड्रग्स भी बनाए हैं, जो बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नाम दिया गया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा। Thousands of enzymes have been discovered, but they are divided into 6 classes with 4 to 13 subclasses and named accordingly by a 4-digit number। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखो हमेशा, नोट में लिख लेना। एंजाइम जो है वो कितनी क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, 6 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। कितनी सब क्लासेस हैं, 4 to 13 सब क्लासेस हैं, और उनका नाम जो है 4-digit नंबर के अकॉर्डिंगली नाम दिया गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेस या फिर जिसे डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, जो ऑक्सीडो रिडक्शन कराते हैं। एक सबस्ट्रेट है, दूसरा सबस्ट्रेट है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस इज रिड्यूस्ड। सेकेंड कैटेगरी इज ट्रांसफरेज, जब ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है अदर देन हाइड्रोजन, सो दैट इज ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। लाइएज, जब क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जानी है। हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई भी प्रकार से जब बॉन्ड ब्रेक हो रही है, देखो हाइड्रोलेज को मैं आपको बता दूं, आप ऐसे समझो, जब कोई पेप्टाइड बॉन्ड है अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में, ये ब्रेक होगी और आपको अमीनो एसिड और अमीनो एसिड अलग अलग मिल जाएंगे, है ना। सो दैट इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो आपने यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक ही तो किया, पहले वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके किया, लेकिन बॉन्ड तो ब्रेक किया ना, राइट, बॉन्ड तो ब्रेक किया। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हाइड्रोलिसिस है, लेकिन अगर दूसरे प्रकार से बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे इसको छोड़ के, तो वो क्या होगा, लाइसिस। नेक्स्ट कैटेगरी है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या करते हैं, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स चेंज करने वाले हैं। लाइगेज, enzymes catalyzing the linking together of two compounds, example enzymes which catalyze the joining of these bonds। जब जोड़ते हैं, ठीक है, लाइगेशन, तो उसे कहते हैं लाइगेज एंजाइम। आइसोमरेज, आइसोमरेज का मतलब आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट समझेंगे कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, होलो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनमें एक प्रोटीन पार्ट होता है
और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन constituent are cofactor. Okay, and the protein portion is called the apoenzyme. Apoenzyme. Cofactor 3 प्रकार के होते हैं, prosthetic group, metal ion, coenzyme. Prosthetic group organic compounds होते हैं और ये tightly bound होते हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए पेरोक्सीडेज, कैटालेस एंजाइम में ये दोनों क्या करते हैं, H2O2 का ब्रेकडाउन करते हैं पेरोक्साइड का H2O एंड ऑक्सीजन में। तो एंजाइम है कैटालेस, पेरोक्सीडेज। इस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बस ये ट्रांजिएंट बाउंड होते हैं, क्षणिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप को ऐसे याद रख लो, पक्का जोड़ है या फिर परमानेंट जोड़ है। और कोएंजाइम का जोड़ परमानेंट नहीं होता है। कब होगा, ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस। ड्यूरिंग कैटालिसिस ये कंबाइन होगा, आके जुड़ेगा उसी समय बस, ठीक है। सो कोएंजाइम्स सर्व एज कोफैक्टर्स। कब कब, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, vitamins. Okay, essential chemical component of vitamins are component of coenzyme. They are not coenzyme, ये भी याद रखिएगा। coenzyme, coenzyme का example है NAD, ये coenzyme है जिसमें विटामिन नियासिन प्रेजेंट होता है। So विटामिन नियासिन प्रेजेंट है जो coenzyme NAD का एक component है। Okay. A number of enzymes require metal ions which are inorganic component. और ये क्या बनाते हैं, coordination bond बनाते हैं। They form coordination bond with, coordination bond मतलब इस तरीके का bond है। तो एक समय पे वो coordination bond बनता है, एक bond बनता है active site of enzyme के साथ और दूसरा bond बनता है substrate के साथ। इस तरीके से एक हाथ से substrate को पकड़ा है, एक हाथ से active site of enzyme को पकड़ा है। जैसे कि जिंक एक कोफैक्टर है फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अगर आप कोफैक्टर हटा दो तो क्या होगा, उसका एक्टिविटी एंजाइम का, होलो एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है कोफैक्टर पर बहुत हद तक। So that is all about this chapter. Then you have to like go through these questions. आप ये question solve करिएगा। उसके अलावा NCERT for NEET section जो है उसमें और भी chapters अपलोड होंगे। Do check out the videos. Thank you.